पैसे के बगैर किसी भी देश का शासन सुचारू रूप से चलाना लगभग असंभव सा है। ऐसे में अगर कोई सरकार मनमाने तरीके से जनता के पैसे को उड़ाना शुरू कर दे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें एक ऐसे संस्था की ज़रूरत होती है जो सरकारी पैसों के संरक्षक के तौर पर कार्य कर सके। वो इस बात का पता लगा सके कि अगर सरकार ने जनता का एक भी रुपया खर्च किया है तो क्या वो खर्च उस पैसे का सर्वोत्तम उपयोग था अथवा नहीं। इसी काम के लिए हमारे देश में एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का और न्यूज़ दिस आर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैग की। दरअसल बीते 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया। एक संस्था के तौर पर कैग के ऐतिहासिक गठन और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर 16 नवंबर ही क्यों। तो इसके लिए आपको बता दूं कि साल 1860 में 16 नवंबर को ही इस संस्था के पहले ऑडिटर जनरल ने कार्यभार संभाला था। इसी दिन को कमेमोरेट करने के मकसद से 16 नवंबर को ऑडिट दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र आता है। इसे भारत के राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये कैग रिपोर्ट ही था जिसने कोयला और 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों को उजागर किया था। CAG यानी कैग को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, इसमें से जो भी पहले पूरा होता हो, निर्धारित किया गया है। हालांकि ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने जैसी ही है, मतलब कि उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 149 से 151 के तहत कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को संसद तय करेगा। इसीलिए संसद ने 1971 में CAG के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें नाम से एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित भी किया गया। आसान भाषा में बताएं तो इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है, यानी हर उस संस्था का ऑडिट करना जिसमें जनता का पैसा लगा होता है। कैग अपने ऑडिट के काम को सही तरीके से अंजाम दे सके, इसके लिए उसे कई शक्तियां दी गई हैं। ये ऑडिट के तहत आने वाले किसी कार्यालय या संगठन और इसके सभी लेन देन की जांच कर सकता है, रिकॉर्ड, पेपर या दस्तावेज मांग सकता है। साथ ही संबंधित अधिकारी से प्रश्न भी पूछ सकता है। कैग इस बात पर भी फैसला ले सकता है कि ऑडिट की सीमा और स्वरूप कैसा हो। इसके ऑडिट को 2 रूपों में बांटा गया है। पहला कंप्लायंस ऑडिट और दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें सभी नियम कानून का पालन किया गया है या नहीं। जबकि परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग ये पता करता है कि क्या सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था वो कम से कम खर्चे में सही तरीके से हासिल हो पाया है या नहीं। राष्ट्रपति के माध्यम से कैग अपनी रिपोर्ट संसद की कई समितियों को देती है। इन समितियों में लोक लेखा समिति यानी PAC और सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का नाम आता है। अब ये समितियां रिपोर्ट का स्क्रूटनी करती हैं और फैसला करती हैं कि उसमें सभी पॉलिसी का पालन किया गया है या नहीं। कैग ये भी देखता है कि क्या किसी सरकारी निकाय की तरफ से कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है, और फिर मामले को चर्चा के लिए संसद में पेश किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। अब एक सवाल उठता है कि अगर सरकार कैग पर राजनीतिक दबाव बनाए तो क्या होगा, या इसे दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि क्या कैग पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। दरअसल कैग को सरकार की आमदनी और खर्च पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। ये वो प्राधिकारी है जिसे भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, यानी ये सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। कैग की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसे पद से हटाने की प्रक्रिया उसी तरह है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी कैग को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। कैग का वेतन और सेवा की दूसरी शर्तें तय करने का अधिकार संसद के पास होता है और नियुक्ति के बाद
उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे कैग अधिकारी को नुकसान हो। इसे अपने खर्चे के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि कैग के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे भारत के संचित निधि से निकाले जाते हैं। तो इस तरह ये तमाम ऐसे उपबंध किए गए हैं जिससे कैग किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अपना काम कर सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कैग सभी तरह के आरोपों से मुक्त है। कैग पर भी आरोप लगते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कैग केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जा चुका होता है, यानी खर्च करने के पहले ऑडिट नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकने का जो असल मकसद है वो प्रभावी तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। इसके अलावा कार्यपालिका का अक्सर यह आरोप होता है कि कैग अपनी मनमानी करती है और सरकार के नीतिगत फैसलों में भी हस्तक्षेप करती है। कई बार सरकारी संगठनों के पास किसी प्रोग्राम के खर्च को लेकर बेहतर आइडिया होता है, लेकिन कैग के डर से अधिकारी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। कैग के अहम रोल को देखते हुए अब इसमें सुधार की मांग भी उठने लगी है। इनमें सबसे अहम मुद्दा कैग की नियुक्ति में पर्याप्त पारदर्शिता का न होना है। दरअसल कैग की नियुक्ति को लेकर संविधान में कोई स्पष्ट योग्यता तय नहीं की गई है। इसके अलावा तमाम निकाय ऐसे हैं जिनमें जनता का पैसा लगा होता है, इसके बावजूद वे पब्लिक ऑडिट के दायरे से बच जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पब्लिक ऑडिटिंग नहीं होती है। साथ ही साइबर अपराध और कंप्यूटरों से छेड़छाड़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कैग ने अभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। कैग को लेकर यह भी शिकायत है कि राज्य स्तर पर काम कर रहे लेखाधिकारियों के पास पर्याप्त स्वायत्तता नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैग की खुद की जवाबदेही कैसे तय हो, इस पहलू पर भी ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। तो ये थी बात कैग की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या कैग एक संवैधानिक संस्था है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।